बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ एक कोट से करना चाहूँगी। हेल्थ इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड हेल्थ इज़ नॉट वैल्यू टिल सिकनेस कम। आपको जब तक कोई बीमारी या कोई ट्रॉमा नहीं होता तब तक हमें अपनी सेहत का जो है सेहतमंद होने का एहसास ही नहीं होता। हमें महसूस ही नहीं होता कि सेहत कितनी बड़ी दौलत है। और बहुत बड़े मेजर एक्सीडेंट्स के बाद, बड़ी बड़ी बीमारियों के होने के बाद भी साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है और टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है कि आप अपनी ज़िंदगी को बड़े बड़े हादसात के बाद भी नॉर्मल तरीके से गुजार सकते हैं। आज हमने स्टूडियो में एक बहुत ही माहिर और फेमस डॉक्टर को इनवाइट किया है जिनकी स्पेशलाइजेशन जो है स्पोर्ट्स मेडिसिन एंड एडवांस आर्थ्रोस्कोपी है। आज डॉक्टर साहब हमें बताएंगे कि आर्थ्रोस्कोपी क्या है और इसके अलावा स्पोर्ट्स मेडिसिन की इम्पॉर्टेंस क्या है। डॉक्टर साहब जो है वो MBBS हैं। इसके अलावा जो है डॉक्टर साहब ने ट्रॉमा में फ़ेलोशिप की हुई है जर्मनी से, स्पोर्ट्स मेडिसिन में भी फ़ेलोशिप की हुई है सिंगापुर से, और शोल्डर में फ़ेलोशिप की है इंग्लैंड से। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सुफियान। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी है। आपने जो आगाज़ किया जिस स्टेटमेंट से, हम उस स्टेटमेंट को आगे लेके चलेंगे और आवाम को बताएंगे कि हमारी जो फील्ड है सब स्पेशलिटी है जिसमें जो जोड़ों की तकलीफ़ और जोड़ों की चोट लगने के बाद जो जो तकालीफ सामने आती हैं उनको हम किस तरीके से उनका अजाला कर सकते हैं। ठीक है सर, योर टॉपिक वाज दैट कि आर्थ्रोस्कोपी, एडवांस आर्थ्रोस्कोपी, आप इसके बारे में मुझे बताइएगा और हमारे व्यूवर्स को बताइएगा कि आर्थ्रोस्कोपी तो 7 to 6 ईयर से हमारे पाकिस्तान में जो है इसकी टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, बट जो एडवांस आर्थ्रोस्कोपी है इसके क्या वर्थ है? मैं अपनी डिस्कशन का आगाज़ स्पोर्ट्स मेडिसिन की फील्ड से करना चाहूँगा। ठीक है। स्पोर्ट्स मेडिसिन एक टर्मिनोलॉजी जिसका मकसद और जिसका जो स्टार्टिंग है इस टर्मिनोलॉजी की, वो बेसिकली खिलाड़ियों से रिलेटेड जो जोड़ों की तकलीफ़ हैं और जो जोड़ों की चोटें हैं उनका इलाज के लिए सामने आई। इस स्पेशलिटी के 3 बड़े जुज़ हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो प्रिवेंशन, जिसका मतलब एहतियात। दूसरा चीज़ जो है वो डायग्नोसिस, तशखीस, और तीसरा चीज़ उनका इलाज। सही। हमारा मकसद आर्थ्रोस्कोपी का उस वक्त तक हम इस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे जिस वक्त तक हम उसकी ज़रूरत समझें। ठीक है। जो खिलाड़ी और स्पोर्ट्समैन एक बहुत एग्रेसिव एक फील्ड के अंदर होते हैं और उनको उस फील्ड के अंदर अपने जोड़ों को मुकम्मल सेहतयाब रखना बहुत ज़रूरी होता है। उनकी परफॉर्मेंस का इन्हिसार सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है कि जिस वक्त वो अपना 100% दें। आर्थ्रोस्कोपी एक ऐसा तरीक़ा इलाज है जिसमें इंतहाई छोटे चिरे से हम जोड़ के अंदर जाते हैं और जोड़ के अंदर जाके उसका इलाज करते हैं। ये तरीक़ा इलाज पाकिस्तान के अंदर बहुत पहले से राइज है, मगर इस तरीक़ा इलाज को दुनिया में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली पिछले 10 से 15 सालों में। और ये तरीक़ा इलाज सिर्फ पहले जोड़ का मुआयना करने के लिए इस्तेमाल होता था और बहुत लिमिटेड उसका यूज़ था, जिसके अंदर जोड़ की कुछ तकालीफ दूर कर दी जाती थी। मगर अब चूँकि इसमें एडवांसमेंट के साथ ये फील्ड जो है वो पूरी दुनिया में उभरी, अब इस टेक्निक के ज़रिए हम एडवांस लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शंस कर सकते हैं। जोड़ों की पेचीदा जो पट्ठों का इलाज है, जोड़ों की नरम हड्डियां जो टूट जाती हैं उनका इलाज, जोड़ों की चिकनी हड्डी का इलाज, जोड़ों के पट्ठे जो अटकते हैं उनका इलाज, ये अब इस तरीके से मुमकिन है क्योंकि इस फील्ड में एडवांसमेंट की वजह से अब हम ना सिर्फ जोड़ के अंदर देख सकते हैं, जोड़ के अंदर जाके इसी टेक्निक के ज़रिए हम एडवांस काम जो कि हम पहले पूरा जोड़ खोल के मुमकिन होता था, जिसका नुकसान ये होता था कि एक खिलाड़ी, एक स्पोर्ट्समैन जो है वो अपनी फील्ड के अंदर इतनी आसानी से परफॉर्मेंस वापस नहीं जा पाता था। मिनिमम तरीके से हम जाके उसको अपनी स्किल्स को बढ़ा के और जोड़ को मुकम्मल तौर पर हम उसको अपनी नॉर्मल हालत के अंदर ला सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। सर, सम टाइम कोई
کوئی میجر ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے اکثر لوگوں کی MS بھی ہوتی ہیں، یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد آپ جو ہے اتنے ایبل نہیں رہیں گے، اتنے قابل نہیں رہیں گے، یا کچھ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ آپ کی تھوڑی سی مطلب منیمائز ہو جائیں گی. تو اس سے متعلق تھوڑا بتائیے گا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ آرتھروسکوپی اور جو اسپورٹس میڈیسنس کے اندر ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ہم اس کو جو جس بھی شخص کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہے تو اس کو ہم بالکل نارملی ٹریٹ کریں، یا پھر اس کو اپنی زندگی کے روزمرہ کے جو بھی مراحل وہ سر انجام دے رہا ہے تو وہ کر سکتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ جوڑ کی تکالیف کے اندر سب سے پہلی چیز اس کی جوڑ کی تشخیص ہوتی ہے کہ جوڑ کی تشخیص میں اس کی چوٹ کس نوعیت کی ہے. ٹھیک ہے. اس کا تخمینہ لگانا سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ اس کا جوڑ جو ہے، اس کے جوڑ میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے، کیا چوٹ اس کے اندر آئی ہے جس کو ہم جا کے اس کو کریکٹ کر سکیں. پاکستان میں دنیا سے جوڑوں کی تکالیف تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں. ہمارے پاس اسپورٹس کے بہت کھلاڑی ہیں جن کو ایسی چوٹیں جو ہیں وہ لگتی ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایکسیڈنٹس بہت زیادہ ہیں. ہمارا جو ٹریفک کا انفراسٹرکچر جو ہے اس کی وجہ سے جوڑ جو ہے وہ کندھا اور گھٹنا بہت زیادہ ولنریبل ہوتا ہے کہ اس میں چوٹیں لگیں. اس چوٹ کا آپ سب سے پہلے آپ کو اس کو ڈائگنوز کرنا ضروری ہے کہ آپ اس کو کس نوعیت کی چوٹ موجود ہے. گھٹنے کے چوٹ کے اندر سب سے زیادہ جو کامن چوٹ لگتی ہے وہ پٹھوں کے اعتبار سے اس کے اندر جو لیگامنٹس ڈیمیج ہوتے ہیں، جس میں موسٹ جو کامن لیگامنٹس ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ACL لیگامنٹ جو ہے، جو کہ آگے کا پٹھا ہوتا ہے، جو کہ جوڑ کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر چوٹ کی نوعیت بڑھے گی تو اس کے ساتھ مزید اور پٹھے بھی ڈیمیج ہو سکتے ہیں، جس میں PCL جو کہ جوڑ کے پیچھے کا پٹھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ میڈیل کولیٹرل لیگامنٹ جس کو MCL کہتے ہیں، جو جوڑ کے باہر جو ہے وہ اس کے باہر کے پٹھے ہوتے ہیں، اور PLC جو کہ دائیں اور بائیں جانب دونوں طرف اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں. جوڑ کی اگر آپ مکمل تشخیص کرنے کے بعد اگر آپ اس کو پراپر طریقے سے مینیج کریں اور اس کو ایڈوانس آرتھروسکوپی کے ذریعے اگر آپ اس کو اسٹیبلائز کریں تو آپ کے بہت اچھے چانسز ہوتے ہیں کہ اپروکسیمیٹلی دا پیشنٹ کین سیفلی ریٹرن ٹو ہز لائف اپروکسیمیٹلی 95 to 97% آف دا ٹائم. دیٹس گریٹ. تو سر اس کی جو ہے ارلی ڈائگنوسس بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کنٹینیوسلی ایک کوئی بھی پٹھا یا کوئی بھی بون جو ہے وہ ڈیمیج ہوا ہے، اس کے بعد کیئر نہیں کی، کنٹینیوسلی اس کے اوپر وہی ویٹ بیئرنگ ہو رہا ہے یا پھر وہی کنٹینیوس ورک ہو رہا ہے، تو پھر وہ زیادہ ڈیمیج ہو سکتا ہے. تو کیا اس کی امپورٹنس ہے کہ کس وقت یہ جو ہے وہ ڈائگنوسس ہوا ہے، اور کتنا ارلی ڈائگنوسس اس کی جو ہے وہ لائف کو اور سیو کر سکتا ہے، یا اس کی جو ڈیلیز ہوتی ہیں اور کیلریز ہوتی ہیں اس کو بچا سکتا ہے؟ جوڑ کی گھٹنا یا کندھے جس بھی جوڑ کے اندر شکایت کا آغاز ہو، اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کو مکمل اور ایک ایسے اسپیشلسٹ کے پاس جایا جا سکے جس کا مین انٹرسٹ اور جس کا مین اسپیشلٹی اس جوڑ سے متعلق ہو. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جتنی جلدی اس چیز کا ڈائگنوز کر لیا جائے اتنا جوڑ کی صحت کے لیے بہتر ہے. اسپورٹس میڈیسن صرف آپریشن کرنے کا نام نہیں ہے. اسپورٹس میڈیسن ایک بہت بڑی امبریلا ہے جس کے اندر آپ کو مریضوں کی تشخیص سے لے کر اس کی ٹریٹمنٹ سے لے کر اس کی ریہیبلیٹیشن تک بھی آپ کو جانا پڑتا ہے. اور یہ ایک سرجن بظاہر ایک سرجن کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مریض کو اپنی نارمل پوزیشن کے اندر لے کر آئے. جوڑ میں چوٹ لگنا اور اس کا ٹھیک نہ ہونا یہ ایک تھوڑا سا ایک ایسا عمل ہے جو جس میں تھوڑی سا سسپیشن مریض کو ہونا چاہیے. جوڑ کی چوٹ لگنے کے بعد اگر 4 سے 6 ہفتے کے اندر بھی اس کے اندر جو ہے وہ علامات موجود ہیں، علامات سے مراد کہ جوڑ میں اگر بار بار جوڑ آپ کا اٹک رہا ہے چوٹ لگنے کے بعد، آپ کا جوڑ بار بار نکل جاتا ہے، آپ اس میں طاقت محسوس نہیں کرتے، آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ اس کو اپنے نارمل ایکٹیویٹیز جس میں زمین پہ بیٹھنا شامل ہے جوان لوگوں کے لیے اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جوڑ کے اندر چوٹ ہے. جتنی جلدی آپ اس کو ایک اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے، اس کی تشخیص کریں گے ایک پراپر ٹائمنگ کے اندر،
उतना जोड़ को वापस नॉर्मल लाना आसान काम होगा। ठीक है। अगर जोड़ के पट्टे लंबे अरसे तक उनका ऑपरेशन ना किया जाए तो उनमें सेकेंडरी चेंजेस रूनुमा होती हैं। सही। उस पट्टे के डैमेज की वजह से दूसरे स्ट्रक्चर जो कि सेहतमंद चीज़ें होती हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, और उसमें जोड़ की चिकनी हड्डी डैमेज होना शुरू हो जाती है। एक नरम हड्डी जिसकी मिसाल मैं कान की हड्डी की तरह देता हूँ, जो कि बिल्कुल मुड़ जाती है, उसमें अल्लाह ताला ने ताकत दी होती है कि वो जोड़ की शेप के साथ अपने आप को चेंज करे, वो उसमें डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसको हम कार्टिलेज बोलते हैं, और जिसको हम जो कार्टिलेज का स्पेशल चीज़ है जिसको मेनिस्कस का नाम दिया जाता है। और मेनिस्कस जो है वो जोड़ के अल्लाह ताला ने 2 कुशन्स की तरह दिए हैं, और जो कि जोड़ का एक बहुत अहम स्टेबलाइजिंग जुज होता है। जवान लोगों के जोड़ में इसकी बहुत अहमियत होती है, जिसको हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये होती है कि इसको प्रिजर्व किया जाए। अगर ये इसमें चोट आ चुकी है तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि उसको जाके अपनी जगह पे बिठाया जा सके, और उसको हम रिपेयर करते हैं, जिसको मेनिस्कल रिपेयर का नाम दिया जाता है, जो ये हमारे पास पहले मौजूद फैसिलिटी नहीं हम थी। एक कॉलर को शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मौसम बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइएगा, क्या सवाल करना चाहते हैं? यही कहना था कि मैं फुटबॉल खेलते हुए गिर गया था, क्योंकि मेरे टखने पे जो है चोट आई थी। अब वो जो है मेरा जो है पाँव बेंड नहीं हो पा रहा थी तरह से। ठीक है, ये कितने अरसे पहले हुई है इंजरी? तकरीबन 2 साल हो चुके हैं। ठीक है सर, आपका कोई सवाल? जी ये बताइएगा कि आपको कोई टखने में कोई फ्रैक्चर की तशखीस की गई थी, या किसी स्पेशलिस्ट को आपने दिखाया है अपना को टखना? जी मैंने दिखाया था, लेकिन ये हुआ तो वो जो है एक्सरे में हल्का सा क्रैक आया था। एक्सरे में, सॉरी? वो ना क्रैक बाल कहते हैं, क्रैक आया था, एक्सरे में क्रैक आया था। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू। टखना एक पाँव का एक बहुत ही हसास जोड़ कहलाया जाता है, क्योंकि टखने का जो वेट बेरिंग का एरिया है वो जोड़ से आधा होता है। ठीक है। उस जोड़ के आधे होने की वजह से उसकी अहमियत घुटने के जोड़ से दुगनी हो जाती है। हेयर लाइन फ्रैक्चर की सूरत के अंदर सबसे पहले जो डायग्नोसिस आपको करना होता है, क्योंकि आपको उसको नॉर्मल अपनी हालत के ऊपर लाने की ज़रूरत होती है। सही। इसी वजह से टखने के जो फ्रैक्चर्स होते हैं उसमें ऑपरेशन का करना और टखने के फ्रैक्चर्स को ट्रीट करना एक सबसे अहम जुज होता है। कभी कभार टखने के जो हड्डी की चोट होती है वो इस नौयत की नहीं होती कि आप उसको ऑपरेशन किया जाए, जिसको हम अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर्स बोलते हैं। ठीक है। वो अगर आप बगैर ऑपरेशन के उनको मैनेज करें, उसके साथ उसके अलावा वो हड्डी अपनी जगह जुड़ जाती है, मगर उस हड्डी के आसपास बहुत हसास लिगामेंट्स होते हैं जिनको पट्टे कहते हैं। सही। जो कि आपको एक्सरे में नज़र नहीं आते, उनकी चोट बाकी रह जाती है और वो जोड़ को मुकम्मल स्टेबल नहीं होने देते। इस वजह से आपका जो तशखीस है, आपका जो माइंडसेट है वो आपको चेंज करना पड़ता है, और आपको एक ऐसे जोड़ के अंदर एक एक्सरे के अलावा आपको एक MRI की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कि उसके जोड़ के पट्टे जो हैं वो किस नौयत के टूटे हुए हैं, और उसकी जो चिकनी हड्डी है जोड़ की उसमें कितना % डैमेज आ चुका है। ठीक है सर, आपकी जो स्पेशलिटी है वो आपने इंग्लैंड से फेलोशिप किया हुआ है शोल्डर के अंदर, तो उसके बारे में थोड़ा से ब्रीफ करेगा हमारे व्यूवर्स को कि जो शोल्डर की आर्थ्रोस्कोपी होती है उसकी क्या अहमियत है, और एडवांस आर्थ्रोस्कोपी जो है उसकी क्या अहमियत है शोल्डर में? शोल्डर जॉइंट एक इंतहाई मुख्तलिफ जोड़ है। ठीक है। अल्लाह ताला ने घुटने को और कंधे को बिल्कुल डिफरेंट बनाया है, और कंधे का हम जो मुआवजना करते हैं वो हम कूल्हे के जोड़ के साथ करते हैं। कूल्हे के जोड़ को अल्लाह ताला ने हड्डी को इतनी ताकत दी है कि वो एक जोड़ दूसरे जोड़ को पकड़ लेता है। कंधे का जोड़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। कंधे का जोड़ एक हम अपनी ज़बान में उसको अनकंस्ट्रेंट जॉइंट बोलते हैं। इट्स मिनिमली कंस्ट्रेंट जॉइंट। रीज़न कि हमारा जो जोड़ है बिल्कुल एक ऐसा है कि एक गेंद आपने प्याले के ऊपर रखी हुई है। ठीक है। वो हड्डी आपस में कांटेक्ट है, मगर उसका ज़्यादा इन्हिसार पट्ठों के ऊपर और लिगामेंट्स के ऊपर होता है, जो कि उसको चलाने में और उसको सहारने में अपनी एक नॉर्मल पोजीशन के ऊपर काम देते हैं। सही। जोड़ की कंधे की चोट में ज़्यादा डैमेज पट्ठों का होता है,
اور ہمارے پاس جو موسٹ کامن پرابلم جو ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پوری دنیا میں کندھے کے اعتبار سے، اس میں کندھے کا نکل جانا ہوتا ہے جس کو شولڈر ڈسلوکیشن کہتے ہیں، اور وہ کنڈیشن اگر بار بار ہو تو اس کو ریکرنٹ شولڈر ڈسلوکیشن کہتے ہیں۔ شولڈر آرتھروسکوپی کے ذریعے اس تکلیف کا علاج کا بہت ہی انتہائی کامیابی سے ممکن ہے، کیونکہ اس میں جوڑ کو انتہائی چھوٹے چھوٹے دیے ہوئے آپ کیمرے کے ذریعے جوڑ کے اندر جاتے ہیں، اس کے لیگمنٹ جو اس کا جو آگے کی جو جھلی ہوتی ہے جس کو ہم لیبرم کا نام دیتے ہیں، اس کو ہم جا کے بہت ہی مہارت سے اس میں چھوٹے چھوٹے ٹانکے لگا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جوڑ بھی اپنی نارمل پوزیشن پہ رہتا ہے، اس میں زیادہ چیرا نہیں آتا، اور جو اپنا جو آپ کی لیبرم ہے وہ واپس اپنی جگہ ریپیئر ہو جاتی ہے اور جوڑ نارمل پوزیشن پہ آ جاتا ہے۔ ہم ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سلیم بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ سلیم کراچی سے، جی سلیم بتائیے گا کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں کرکٹ کھیلتا تھا تو وہ میرا جو نا ہاتھ کا، میں بال تھرو کر رہا تھا تو میرے ہاتھ سے نا یہ پٹھے اتر گئے تھے ہاتھ سے نا، شولڈر کی سائڈ کے، ٹھیک ہے، ہاتھ کے نا، تو یہ پھر میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے سائڈ کر دی تھی، لیکن اب جو نا کبھی کبھی کوئی بھاری وزن اٹھاتا ہوں تو درد ہوتا ہے، اور کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی بھاری وزن نہیں اٹھا سکتا میں، تو ڈاکٹر آپ کو بتا دیں اس حوالے سے۔ سر آپ کو کوئی سوال؟ سلیم صاحب، آپ کا ابھی تک کوئی ٹیسٹ ہوا ہے کندھے سے متعلق؟ آواز نہیں آ رہی۔ آپ کا کوئی ٹیسٹ ہوا ہے کندھے سے ریلیونٹ؟ کوئی ایسا ٹیسٹ کروایا انجری کے بعد آپ نے؟ نہیں، ڈاکٹر کو دکھایا تھا میں نے، لیکن انہوں نے صرف وہ سائڈ کر دیا تھا۔ کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا تھا؟ نہیں، ٹیسٹ نہیں کروایا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی، کندھے کی چوٹ میں جو ہمارے ہاں سب سے، کیونکہ ہم ایشیا کے اس حصے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں کرکٹ کا بہت کریز ہے ہمارے اندر، اور الحمدللہ ہم ورلڈ چیمپئن بھی رہ چکے ہیں کرکٹ کے اندر۔ کرکٹ کے اندر جوڑ، کندھے کا جوڑ اسپیشلی بالنگ کے اندر بہت وگریسلی استعمال ہوتا ہے، بہت ایگریسو اس کا جو ہے وہ موشن ہوتا ہے۔ بہت ایک کسی خاص اینگل کے اوپر اگر جوڑ اپنے آپ نے بہت زیادہ اس کو سٹرین لے کے جائیں، اس کو بہت زیادہ زور دیں جوڑ کے اندر، تو جوڑ کے اندر بہت حساس پٹھے جو ہیں اس کے اندر ڈیمیج ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ ینگ بالرز کے اندر جوڑ کے جو سراؤنڈنگ کے پٹھے ہیں، جس کے اندر موسٹ کامن جو پٹھے روٹیٹر کف کہلاتے ہیں، اس کے اندر انجریز ہونا بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اس روٹیٹر کف کی تشخیص کرنا ایک بالکل مختلف عمل ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کندھے کا جوڑ کے اندر ہڈیاں کم اور پٹھے زیادہ ہیں، اس لیے عموماً جو مریض کلینک میں میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایک چیز کو لے کر آتے ہیں کہ ان کا ایکس رے نارمل تھا۔ یہ چیز ایکس رے میں پک نہیں ہوتی۔ اس کے لیے سب سے پہلے مریض کا مکمل اس کی ڈیٹیلڈ ہسٹری، اس کا پورا معائنہ جس کو ہم جنرل فزیکل ایگزامینیشن بولتے ہیں، اس کے بعد کچھ سیریز آف انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں جس میں ہم کمپلیٹ جا کے اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں۔ جو موسٹ کامن موڈیلٹی جو جوڑ کے اندر موجود ہوتی ہے جس سے ہم یہ تشخیص کرتے ہیں، اس کا تعلق ایکس رے سے علاوہ کبھی کبھار الٹرا ساؤنڈ یا جوڑ کا ایم آر آئی موجود ہے۔ اس کی بنا کے اوپر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں اپنے معائنے کی بنیاد اور ایم آر آئی کی بنیاد کے اوپر کہ اس کی تکلیف کی، اس کی شکایت کی نوعیت ہے وہ کس درجے کی ہے، اس کے اعتبار سے پھر علاج ممکن ہے۔ اگر پٹھا بہت زیادہ ڈیمیج ہوتا ہے تو آپ کو جا کے اس کو ریپیئر کرنا پڑتا ہے۔ اگر پٹھا بہت کم ڈیمیج ہے تو کبھی کبھار آپ فزیو تھراپی، دوائیاں اور کچھ انجیکشنز، جس کے اندر ہمارے پاس جو لیٹسٹ موڈیلٹیز آف انجیکشن جس کو ہم پی آر پی انجیکشنز بولتے ہیں، وہ جسم سے کچھ خون نکال کے آپ اس کو پیوریفائی کر کے جوڑ میں ڈال دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں سے ریپیئر کا عمل بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے مکمل تشخیص کا ہونا، اسپیشلی ایک فزیکل ایگزامینیشن along with ایک اچھا ایم آر آئی یا الٹرا ساؤنڈ ڈپینڈنگ جو کہ آپ کی فائنڈنگز آپ کی ہوں گی، اس کے بعد اس تکلیف کا مکمل ازالہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے سر، ابھی ایک بریک کی جانب جاتے ہیں، دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ ہم بات کر رہے تھے پی آر پی کی کہ
ऑर्थोपेडिक के अंदर जो है वो उसकी क्या सर थोड़ा से शॉर्टकट सा बताइएगा कि पीआरपी की क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं रोटेटर कफ टीयर पर। पीआरपी बेसिकली प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है। इंसान के जिस्म में अल्लाह ताला ने उसको सारी मुकम्मल चीज़ें दुनिया में दे के भेजी हैं, जिसमें उसका रिपेयर का प्रोसेस जिस्म के अंदर ही मौजूद है। ये स्पेशल बॉडी की एबिलिटी का इंकशाफ बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा तशख़ीस लोगों के बार बार इन क्या जो है वो देखने के बाद इसको जो है वो आइडेंटिफाई किया गया कि जिस्म की रिपेयर की जो पॉसिबिलिटी है वो जिस्म के अंदर ही मौजूद है। इसी वजह से पीआरपी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर जिस्म का अपना खून निकाल के उसके अंदर से स्पेशल सेल्स जो हैं वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं और उनको सेपरेट किया जाता है। वो सेपरेट सेल्स उनमें जिस्म में रिपेयर करने की ताकत ज़्यादा होती है। उसको हम एक ऐसे डैमेज एरिया के अंदर जाके इंजेक्ट कर देते हैं जिसकी वजह से उसका रिपेयर का प्रोसेस बढ़ जाता है और ये एक नेचुरल सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट है, बजाय इसके कि हम दूसरी दवाइयाँ इस्तेमाल करें, आउटसाइड सोर्स की चीज़ें इस्तेमाल करें। और इसको हम इस्तेमाल करते हैं जब हम अपने बहुत सारे जब रिपेयर्स करते हैं, रिकन्स्ट्रक्शंस करते हैं या चिकनी हड्डी के कुछ डैमेज की एक्सटेंट, मतलब अगर चिकनी हड्डी का डैमेज का एक्सटेंट हम अगर ग्रेड 1 टू ग्रेड 2 के अंदर करें तो उसके अंदर इसका बहुत ज़्यादा रोल जो है वो मौजूद है। ठीक है सर, हम एक कॉलर को शामिल करते हैं, फराज हैदर कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम फराज, कैसे हैं आप? अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब से बात करी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम जा रहा है। बस डॉक्टर साहब, मैं पिछले 6 साल से आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ। मेरी वालदा भी हैं, मेरी एज 30 ईयर है और मैं आर्थराइटिस का पेशेंट हूँ। काफ़ी डॉक्टर्स को कराची में दिखा चुका हूँ, जितने भी आर्थराइटिस के मशहूर डॉक्टर हैं उन सबको, लेकिन दर्द जा नहीं रहा। मेट्रोटेक्सिस भी खा रहा हूँ, सारी टैबलेट्स खा रहा हूँ। अभी आजकल घुटने में बहुत शदीद तकलीफ है। लियाकत नेशनल में भी काफ़ी डॉक्टर्स जो बैठे हैं स्पेशलिस्ट आर्थराइटिस के, उनको भी दिखा चुका हूँ। तो प्लीज़ कुछ बताइए कि सर्दियाँ हैं, इसमें बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई घुटनों में, नमाज पढ़ने में बहुत शदीद तकलीफ है। सुबह के टाइम में फिंगर्स बिल्कुल जो है ना अकड़ी भी होती हैं। जब तक थोड़ा नाश्ता ना कर लूँ, थोड़ी देर धूप में ना चले जाऊँ ऑफिस जाके, थोड़े वर्किंग में, उसके बाद जाके वो बेहतर अपनी सही मतलब पोजीशन में आती है। तो प्लीज़ कुछ बताइए। सर कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी फराज साहब, मुझे बताएंगे कि आपको रिमेटॉइड आर्थराइटिस तो नहीं है? आपकी तशखीस क्या की गई है मुकम्मल तौर पे? जी जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ठीक है। जिस्म में जोड़ों का दर्द करने की मुख्तलिफ वजूहात मौजूद हैं, जिसमें कभी कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसमें इंसान के जिस्म उसके अपने ही जोड़ों पे अटैक करना शुरू करता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो सामने आती हैं। ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसा प्रॉब्लम है जो कि एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ठीक है। इसमें जोड़ों इसमें और ये ऐसी बीमारी है कि जिसमें मरीज़ को जो है वो ताहयात उसको दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ती हैं और इसको कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ा अमल और इलाज जो है वो मौजूद हैं। इनके जो बाकी जोड़ों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनके लिए मेरा मशवरा यही है कि इनका रिमेटोलॉजिस्ट जो है, जो कि जोड़ों के माहिर स्पेशलिस्ट होते हैं, जो कि दवाइयों से जोड़ों का इलाज करते हैं, उनका एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, एज अ स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट, हम इनके जॉइंट और ख़ास तौर पे घुटने की जोड़ के आर्थराइटिस को हम एवेल्यूएट कर सकते हैं कि इनके जोड़ का आर्थराइटिस किस एक्सटेंट का है। ठीक है। अगर तो अर्ली आर्थराइटिस है तो उसमें हम कुछ ऑर्थोबायोलॉजिक्स की मदद से, जिसमें एक चीज़ का जिक्र मैंने आपके सामने पीआरपी का किया, उससे इनकी तकलीफ में कुछ अजाला कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और कॉलर को शामिल करते हैं, मोहम्मद हाशिम जी कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल करना चाह रहे हैं? जी डॉक्टर साहब से मेरे कंधे का मसले के बारे में पूछना था। जी जी पूछिए। कंधे के पट्टे मेरे बहुत कमज़ोर है। अभी कई बार मैं डॉक्टर के पास गया हूँ तो वज़न मेरी काफ़ी बढ़ रही है। पहले मैं डिप्स वगैरह जिम वगैरह करता था, अभी कंधे की वजह से मैं नहीं कर सकता। तो इतने कमज़ोर है कि मैं कोई शापर उठाता हूँ तो अगले दिन मेरे कंधों में बहुत शदीद दर्द रहता है। फिर बहुत हाई डोज गोलियों के जरिए में वो पेन कंट्रोल करता हूँ। ठीक है सर, कोई सवाल? जी हाशिम साहब, ये बताइएगा आपका जोड़ कभी निकला तो नहीं है, कंधा कभी उतरा तो नहीं है आपका?
नहीं डॉक्टर साहब, कोई वो सिर्फ कमजोर है बस, इस वजह से। जी बहुत शुक्रिया। कोयटा में डॉक्टर मुस्तफा वर्दक को दिखाए थे, उसने कहा आपके पट्टे कमजोर है। ठीक है जी, थैंक यू। जोड़ों का, कंधे का जोड़ मुकम्मल बहुत ज़्यादा इन्हिसार जोड़ों के पट्ठों पे करता है। ठीक है। पट्ठों की अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक ताकत की नौयत दी है, और बहुत हमारी पॉपुलेशन के अंदर जोड़ों का, पट्ठों का कमज़ोर होना भी एक अमल शामिल है, जिसको हम जनरलाइज लिगामेंटस लेक्सिटी कहते हैं। किसी भी मरीज़ को जनरल लिगामेंट लेक्स पेशेंट आपको लेबल करने से पहले उसको मुकम्मल जोड़ को मुआयना करना ज़रूरी है। कभी कभार पट्ठों का अगर पट्ट जो रोटेटर कफ मैंने जिसका जिक्र किया था, वो एक मजमुआ होता है 3 से 4 पट्ठों का, जो कि जोड़ को चारों तरफ से जकड़ के रखता है। अगर उसमें से एक पट्ठा आपका डैमेज हो तो उसकी भी मिसाल ऐसी ही, उसकी भी प्रेजेंटेशन आपको ऐसी ही मिलेगी जैसे जोड़ की कमज़ोरी होती है। तो मेरा इनसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इनका सबसे पहले इनकी एक मुकम्मल तशख़ीस होनी चाहिए, जिसमें इनका एक प्रॉपर एग्ज़ामिनेशन बहुत ज़रूरी है। ये मेरे क्लिनिक में अगर आ जाएं तो मैं इनको देख के मुकम्मल एग्ज़ामिन करके उसके बाद फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेट करके हम ये बता पाएंगे कि वाकई इनकी जोड़ों की, जो इनका जोड़ कमज़ोर है, ये कुदरती तौर पर इनके पट्ठों की कमज़ोरी है या इनकी कोई ऐसी चोट है जोड़ की जो कि इनको ये तकलीफ़ दे रही है। जी एक और कॉलर मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? हसीनुद्दीन कराची से बात कर रहा हूँ मैं। जी बताइए क्या सवाल करना चाह रहे हैं? डॉक्टर सुफियान साहब से बात करा दीजिएगा। जी 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 बोल रहा हूँ, फरमाइए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं जो हूँ मतलब कहना 63 साल मेरी एज हैगी और मैं शुगर का पेशेंट हूँ, मगर मुझे शुगर जो है 5-6 साल पहले हुई है। मगर ये मुझे जो दर्द है जो है घुटनों का, मतलब घुटनों का मुझे अर्थराइटिस नहीं है, ना मुझे खुदा जोड़ों का, ना स्वेलिंग है, सिर्फ नसों में मेरे दर्द होता है, जिसकी वजह से मैं खड़ा नहीं हो सकता, नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम होती है मुझे। तो ये प्लीज ये मुझे देख लीजिएगा। सिर्फ बस स्वेलिंग कहीं पर भी नहीं है मुझे किसी जगह पर, दोनों तरफ से। सिर्फ जो है मुझे जो है क्या नाम नसों में दर्द है। मेरे काफी डॉक्टरों को दिखाया और पेन किलर दे देते हैं, मतलब कहना अब आप जरा मुझसे पूछ लीजिएगा सवाल जवाब जो भी है। जी सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिएगा, शुगर आपकी कंट्रोल में रहती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुगर मेरी कंट्रोल में। फास्टिंग मेरी 110 105 है, रैंडम मेरी 160 145 है, कोलेस्ट्रॉल मेरा जो है 110 है और ट्राइग्लिसराइड मेरा जो है अपना 120 है, और लिपिड प्रोफाइल मेरा सारा एलडीएल और बेहतरीन है, अल्लाह का शुक्र है सब। जी ठीक है, ठीक जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि जिस्म के हर हिस्से में अपना जो है वो तकलीफ़ दिखाती है। जिस्म के अंदर डायबिटीज़ की वजह से जिस्म के पट्ठे और नसें वो भी जो है वो इन्वॉल्व होती हैं और उनका भी इन्वॉल्वमेंट की वजह से तकलीफ़ सामने आती हैं। जैसे कि इन्होंने ज़िक्र किया कि इनका शुगर लेवल जो है वो ठीक है, मगर शुगर लेवल इनका पिछले दौरानिए में किसी न किसी दौरानिए में ये ऊपर या नीचे गया होगा और उसमें ख़राबी आई होगी, जिसकी वजह से जो नसों के अंदर एक टर्म होती है जिसको हम न्यूरोपैथी बोलते हैं, और उसको डायबिटीज़ के मरीजों में उसको डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसमें नसें एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से जिस्म नसों में जो दर्द और तकलीफ़ जो है वो कभी जोड़ों के पास, कभी पाँव के अंदर, कभी लोअर जो आपकी टांगों के अंदर तकलीफ़ ये शामिल रहती है। इसके अलावा इस उम्र के अंदर जो है जिस्म के अंदर बहुत सारी नमकियात की कमी भी मौजूद होती है, जिसमें पट्ठों की, जिस वजह से पट्ठे कमज़ोर जो है वो हो जाते हैं, जिसमें ये तकलीफ़ जो है वो इनको शामिल होती है। मेरा मशवरा इनसे ये है कि इनको भी एक मुकम्मल मुआयने की ज़रूरत है, जिसके अंदर कुछ जोड़ों के एक्सरेज कराने की ज़रूरत है। इसके अलावा इनकी नसों का प्रॉपर टेस्ट करने की ज़रूरत है, और इनको चाहिए कि एक अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के साथ और एक ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ कोलैबोरेशन में रहें, जो कि मिल के इनका इलाज करेंगे। ठीक है सर, एक कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप है जी सर। तो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की भी अहमियत है इस ऑर्थोपेडिक के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें। कंधों की तकलीफ में शुगर का अमल बहुत ज़्यादा सामने आता है,
शुगर जब मरीज़ को होती है तो उसमें कंधे की कुछ तकालीफ जो है वो सामने आना शुरू हो जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम हम पूरी दुनिया में शुगर की वजह से है वो फ्रोज़न शोल्डर डेवलप हो जाता है। शुगर की ऊपर जाने की वजह से कंधे का जोड़ जो है वो एबनॉर्मली बिहेव करता है और उसके अंदर जोड़ के पट्टे अकड़ जाते हैं और ये प्रॉब्लम रिलेट करती है शुगर के साथ। इसलिए अगर हम फ्रोज़न शोल्डर का इलाज करें और शुगर का इलाज ना करें उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है सर, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, मैं सैयद मोहम्मद सुहेल बोल रहा हूँ जी, कराची गुलशन से। जी बताइएगा क्या सवाल करना चाह रहे हैं? डॉक्टर साहब से मेरी वैसे तो मुझे जोड़ों की शिकायत है, लेकिन आजकल जो मुझे ज़्यादा सीवियर पेन है वो मेरी कमर में है, मेरे दोनों तरफ मुझे ग्लैंड से महसूस होते हैं। बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते हैं कोई बात नहीं, ये कोई ख़ास परेशानी की बात नहीं, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा दर्द है और ख़ास तौर पे मेरे राइट साइड पे तो बेतहाशा दर्द रहता है चलने फिरने में, तो समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। मैं नेब्रोल वगैरह लेता हूँ, उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन फिर शुरू हो जाता है। आपका सवाल सर? जी सुहेल साहब, अपनी उम्र प्लीज़ बताएंगे आप? 60 प्लस, ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। 60 प्लस एज में कमर का दर्द की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जिसमें जो मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस का होना, और इसकी वजह से उसकी कमर प्लस अगर आपका जो विटामिन डी लेवल है वो नीचे रहता है तो उसकी वजह से ऑस्टियोमलेशिया की वजह से कमर की हड्डियां कमज़ोर होती हैं, ठीक है, और वो नसों को तंग करती हैं, जिसको हम नर्व इम्पिंजमेंट बोलते हैं, और कभी कभी वो सेकेंडरी रिलेटेड टू डिस्क होता है, जो कि डिस्क जो है वो जाके नस को तंग करती है। मेरा मशवरा ये है कि इनको एक विजिट करना चाहिए आपके पास क्लिनिक। जी, एक दफ़ा आके एग्जामिन करना ज़रूरी है। कभी कभार इसमें एक न्यूरोसर्जन को भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन जो भी इन्वेस्टिगेशन हो, हम उसके बाद इनको मुकम्मल जो है वो एडवाइस देंगे इनको मुआयना करने के बाद। ठीक है सर, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम सलमान अली है, मैं कराची फेडरल बी एरिया से बात कर रहा हूँ। जी जी बताइएगा क्या सवाल करना चाह रहे हैं? काफ़ी अरसे से मेरी बैक पेन के अंदर बहुत ज़्यादा शदीद दर्द रहता है। ठीक है, और इसके हवाले से मैंने एक्सरे वगैरह करवाए हैं, तो एक डॉक्टर से ये भी पता चला कि जो स्पाइन है वो उसमें थोड़ा एक नेचुरल कर्व होना चाहिए, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से स्पाज़म होता है। ठीक है सर, आप कोई सवाल करना चाहते हैं? सलमान साहब, अपनी उम्र बताएंगे प्लीज़ आप? मेरी उम्र 34 है। 34 है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। स्पोर्ट्स मेडिसिन की पेशेंट्स में बैक एक बहुत बड़ा एक आपका हिस्सा है जो कि हमारे पास प्रेजेंट करता है। बैक एक की मुख्तलिफ वजूहात हैं, जवानों की वजूहात मुख्तलिफ हैं, जो एल्डरली पेशेंट्स हैं उनकी वजूहात मुख्तलिफ हैं, और बच्चों की वजूहात मुख्तलिफ हैं। इनकी एज में कमर का, जैसा इन्होंने जिक्र किया कि एक कर्व का ना होना, ठीक है, वो बेसिकली रिकरेंट बैक स्पैज़म की वजह बनता है। हमारी कम्युनिटी में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि पट्ठों की कमज़ोरी, जिसको लिगामेंटस लेक्सिटी कहते हैं, जो कि कुदरती तौर पर पट्ठे जो हैं वो आपके नेचुरली वीक होते हैं, वो हमारी कम्युनिटी में कॉमन प्रॉब्लम है। उसकी वजह से मरीज़ को ये चीज़ समझाने की ज़रूरत होती है कि आपकी कमर की ताकत अल्लाह ताला ने जो नॉर्मल कमर जो इंसान है उससे थोड़ी कम दी है, आपको उसमें बहुत ज़्यादा प्रिवेंशंस की ज़रूरत होती हैं। अगर आपके पट्टे कमज़ोर हैं और आप जाके कोई ऐसा काम करें जिस तरीके से कोई फास्ट बॉलर अगर जो है वो अपने उसको ये चीज़ ना बताई जाए कि वो लिगामेंटस लैक्स है और वो बार बार जाके बॉलिंग करता रहे, तो उसकी कमर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। इनका जो कमर में जो रिकरेंट पेन है, इनको भी एक मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है ताकि इनकी कमर की तशख़ीस की जा सके कि इनका प्रॉब्लम आया पट्ठों का है या वाकई इनकी कमर का कर्व, जिसके अंदर जो प्रॉब्लम होती है जिसको स्कोलियोसिस बोलते हैं, अगर वो मौजूद है तो उसको प्रॉपर ट्रीट करने की ज़रूरत है। ठीक है सर, एक और कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं साकिब बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइएगा क्या सवाल करना चाह रहे हैं?
हाँ, डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि मेरी आंखों में 20 साल की जब एज थी उस वक्त रेटिना में कुछ स्पॉट्स आ गए थे, धब्बे। मैं इन्वेस्टिगेशन करवाई तो वो दूसरी आंख में भी आया तो पता चला कि ये रेटिनल पिगमेंटोसा है। तो अब वो वक्त के साथ इंक्रीज करते गए और अब काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लाइंडनेस की तरफ। ठीक है, आपको कोई जोड़ों का मसला है? क्योंकि आज हमारा टॉपिक जो है वो बोन्स पर है, ठीक है? तो आप जो है कोई हड्डी से रिलेटेड सवाल करना चाह रहे हो तो वो आप ज़रूर करें, फिर भी सर से हम सवाल करते हैं। थैंक यू सो मच आपके कॉल करने का। जी, मेरा जवाब इस सिलसिले में ऐसे ही बिल्कुल यही आप ही होगा कि इनको एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की ज़रूरत है एंड ही नीड्स अ स्पेशलिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो कि स्पेसिफिकली रेटिना के अंदर माहिर हो। ठीक है, चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स मेडिसिन पर और सर से हम एक सवाल करना चाह रहे हैं कि नी लिगामेंट इंजरी या फिर रिकंस्ट्रक्शन या फिर रिपेयर, सर ये क्या चीज़ है? इसकी तो स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर बहुत अहमियत है, तो कैसे आप इसको एलिब्रेट करें या किस तरह हम दूसरों तक ये मैसेज को पहुँचाएँ? नी जॉइंट का दर्द जो अगर एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम तक ठीक ना हो तो इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है जोड़ के लिगामेंट्स का रप्चर होना, जैसे कि मैं जिक्र कर चुका हूँ। मोस्ट कॉमन लिगामेंट जो रप्चर होता है वो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रप्चर होता है, जिसको हम ACL बोलते हैं। ACL जोड़ का एक ऐसा हिस्सा है जिसके बगैर जोड़ अपनी मुकम्मल जो है मजबूती में वापस नहीं आ सकता। इस जोड़ के लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि जोड़ का एक अगर पट्टा डैमेज हो चुका है तो आपको उस पट्टे को रिप्लेस करके एक जोड़ को मुकम्मल बनाना पड़ेगा। ये तरीक़ा इलाज हमेशा से एवोल्यूशन के फ़ेज़ में रहा। पहले लोगों ने खोल के जोड़ के ऑपरेशन करने के लिए वो किया, जो कि एक फेयरली सक्सेसफुल तरीक़ा इलाज है, मगर अब एडवांसमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ी दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में के अंदर ये सर्जरी अब की होल सर्जरी की तरफ चली गई है और अब इसका ऑपरेशन अब की होल सर्जरी और बहुत अच्छे सेंटर्स में जो कि हमारे पास मौजूद है। ठीक है, हम की होल इंजरी पर पूरी बात करते हैं, कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मोहम्मद फैयाज आलम बात कर रहा हूँ कराची से। जी बताइएगा क्या सवाल करना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से मालूम करना था। डॉक्टर साहब एक तो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं ना अगर खड़ा हो जाऊँ ज़्यादा देर तक तो मेरी कमर में पीठ के ऊपर से ना दर्द शुरू हो जाता है। अगर मैं किसी छोटे बच्चे को गोद में ले लूँ वो भी दर्द ज़्यादा देर तक लेके नहीं खड़ा हो सकता। दूसरा ये मैं नमाज ज़मीन पे नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं घुटनों में और कमर में तकलीफ और खासकर मेरे पट्टों में मुस्तकिल तकलीफ रहती। कमर से पीछे राम से ना ऐसा लगता है कि रगों में या पट्टों में दर्द है, इसमें आराम नहीं आता। मेडिसिन वगैरह ले लें थोड़ी सी तो कुछ वक्त के लिए आराम आ जाता है, लेकिन उसके बाद से ये तकलीफ ऐसी रेगुलर रहती है। ये अच्छा जो जिस्म में भी एक अगर लेट के उठे हैं हम तो अकड़ा रहता है, फिर थोड़ी देर बाद मूवमेंट के बाद जाके उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन आती है। ठीक है सर, आपको कोई सवाल? जी अपनी उम्र प्लीज बताएंगे और इसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको, शुगर ब्लड प्रेशर वगैरह? नहीं, शुगर ब्लड प्रेशर अल्लाह का शुक्र है नहीं है। मेरी उम्र 59 ही है सर, लेकिन भाई कि कमर में और इसमें पीठ में दर्द होता है कि अगर मैं ज़्यादा देर खड़ा हो जाऊँ तो दर्द होगा। अब अगर मैं मूवमेंट करता रहूँगा तो पता नहीं चलता, लेकिन अगर खड़ा हो गया 5 मिनट शेप बनाने के लिए अगर खड़े हुए तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि ज़्यादा देर नहीं खड़े हो सकते। ये प्रॉब्लम चलती है। वो नीचे घुटने तक से जाती है, पाँव तक जाती है पूरी। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी कमर के दर्द की कुछ वजूहात मैं पहले बता चुका हूँ। अभी कुछ और वजूहात कमर का दर्द का ताल्लुक मरीज़ के वज़न के एतबार से भी होता है। अगर मरीज़ का वज़न कंट्रोल में नहीं है, मरीज़ का वज़न जो है वो इस एतबार में है तो उसका असर आपकी कमर के ऊपर आएगा। इसके अलावा अगर जिस्म के अंदर कुछ नमकियात की कमी, जिसमें जो है वो कैल्शियम की कमी प्लस विटामिन डी जो हमारे जिस्म का एक हड्डियों का अहम जुज़ है उसकी कमी मौजूद हो तो वो भी आपको जिस्म में पट्ठों में दर्द दे सकता है।
پٹھوں کا درد جب کمزوری جب مزید نوعیت کی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہڈیاں نسیں جو ہیں وہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ نسوں پہ اثر ڈالنا شروع کرتی ہیں جو کہ درد ایک پھر کرونک پین میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو میرا ان سے ریکویسٹ یہی ہے کہ ان کو ایک پراپر ایویلیویشن کی ضرورت ہے, ان کا پراپر BMI دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کا باڈی ماس انڈیکس ان کا ویٹ کے اعتبار سے ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد مکمل تشخیص کے بعد انویسٹیگیشن کے بعد ہم ان کو کوئی مشورہ دے پائیں گے. ٹھیک ہے سر. منیمائز جو ہے وہ کیلشیم یہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہے مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں باڈی کے اندر, اس کی بھی ڈیفیشنسی سے کوئی میجر ایشو ہو سکتا ہے باڈی کے اندر؟ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر ہر بیماری کا علاج اس سے ریلیٹ کیا جاتا ہے, جوڑوں اور پٹھوں کی. اس کی پراپر تشخیص اور اس کا ٹارگیٹڈ علاج یہ ایک بہت اہم ایک جو ہے وہ اویئرنیس کی چیز ہے جس کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے. اور اس کی اوور ٹریٹمنٹ سے نقصانات جو ہے وہ آتے ہیں, جس میں موسٹ کامن ہمارے پاس رینل سٹونز جو گردوں میں پتھر بن جانا وہ بہت زیادہ کامن ہے. ٹھیک ہے سر, ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, بلال بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی بتائیے گا کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری جو بیک پین ہے وہاں پہ بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور دونوں سائڈ پہ. میری ایج 30 سال ہے اور اس قدر ہوتا ہے کہ اگر میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور کچھ رکعت لمبی ہو جاتی ہے تو مجھ سے نہیں کھڑا ہو جاتا, بس دل ایسا چاہتا ہے کہ بیٹھ جاؤں یا نماز توڑ دوں. تو کائنڈلی مجھے آپ بتائیے گا. سر آپ کا کوئی سوال نہیں؟ اوکے, بس یہی ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ہم اسی کی کنٹینیوشن میں ان کے جواب کی جانب بھی بڑھتے ہیں کہ ان کا جو پرابلم 30 ایئرس کے اندر بھی جو پرابلم اگر لانگ ٹائم سٹینڈنگ کے اندر ان کا ایشو اگر آ رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس جو بہت میجر جو ہمارے پاس جو ڈائگنوسس ہیں جو ان کا کچھ کا ذکر میں پہلے کر چکا ہوں, اس میں جوانوں کے اندر ان ساری جو چیز کا جو ریلیشن ہوتا ہے وہ جسم کی ہڈیاں جوڑ اور پٹھوں کی کمزوری جس کے اندر شامل ہے, پلس کوئی بیک کے اندر پہلے انجری رہ چکی ہے جس کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے, پلس اس کے علاوہ پیشنٹ کی ایکٹیویٹی کیا ہے. اگر وہ ویٹ لفٹر ہے یا وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس میں اس کے بار بار وزن اٹھانے کی ضرورت پڑتی ہے, یا ریسنٹلی کوئی ایسا وزن اٹھایا گیا ہے جس کے بعد یہ ہو رہا ہے, تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اور اس پرابلم کا پراپر ہسٹری, ایگزامینیشن اینڈ پراپر انویسٹیگیشن اینڈ ٹارگیٹڈ اپروچ کے ساتھ علاج ممکن ہے. ٹھیک ہے سر. مائکرو نیوٹرینٹس کی ہم بات کر رہے تھے, جو واٹر سولیبل مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کی باڈی کے اندر اسٹونس ہو سکتے ہیں؟ ہمارے جو ایکسیس آف ایوری تھنگ وچ از ناٹ ریکوائرڈ لیڈس ٹو پرابلم. مقصد جسم کے اندر اضافی وہ چیز دینا جس کی ضرورت موجود نہیں ہے وہ مشکلات کا حامل اور مشکلات کا باعث بنے گی. ٹھیک ہے. اگر اس فارمولے پہ آپ کام کریں تو آپ کو آپ کے پرابلمس جو ہیں وہ آپ, کیونکہ کچھ تکلیف مریضوں کی ہوتی ہیں, کچھ تکلیف اوور ٹریٹمنٹ کی وجہ سے شامل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو پراپر اپنے اعتبار سے اس کے لیول کے مترادف لا کے اس کو اگر برابر کریں گے مائکرو نیوٹرینٹس کو, تو وہ فائدے کا باعث بنے گی. اور اگر آپ اس سے ایکسیس میں جائیں گے, آپ اس کی لیول کی اس کی ضرورت سے زیادہ اس چیز کو دیں گے, اگر ہر بیماری کا علاج آپ ایک ہی چیز سے کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ جو آپ کوئی بھی طریقہ علاج لیں وہ آپ کو مشکلات کا باعث بنے گا. ٹھیک ہے سر. یہ جو ہم واٹر سولیبل یا پھر ایک کالر کو شامل کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ سے سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ایم اعجاز احمد خان فرام کراچی. میں ڈاکٹر صاحب سے سوال کرنا چاہ رہا تھا. آئی ایم اے ڈائبٹک پیشنٹ فرام 3 ایئرس, ٹائپ 2. تو مجھے نماز پڑھنے میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے اور اٹھنے کے بعد جو ہے بہت شدید درد ہوتا ہے. تو اس کا کوئی علاج ڈاکٹر صاحب بتائیں مجھے کہ کیا علاج ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میرے ویسے بھی جب میں چلتا ہوں, واک کرتا ہوں, تو میرے پین جو ہے بڑھ جاتا ہے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ کال کرنے کا.
جی جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ڈائبٹیز کا اگر کوریلیشن ہے کسی بیماری کے ساتھ تو ہمارا سوال اور ہمارا جو ایم ہے وہ دوبارہ واپس ڈائبٹیز پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ ڈائبٹیز کس نوعیت کا ہے, ڈائبٹیز کتنے ڈیوریشن میں رہ چکا ہے اور اس کا کنٹرول کتنا اچھا ہے. اس ایج میں جو نروس کا انسٹیبل ہونا بہت کامن ایک پرابلم ہے جس کو ہم مختلف دوائیوں سے کنٹرول کر سکتے ہیں, جس کے اندر اس کے لیولز کو مینٹین کرنا اور اس کے لیولز کے علاوہ کچھ دوائیاں ایسی دینا جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہم سولو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمارے پاس پراپر ڈائگنوسس موجود ہو. ٹھیک ہے سر, کیونکہ ڈائبٹیز کی اب اٹ سیلف بہت ساری کمپلیکیشنس ہوتی ہیں, نیوروپیتھی, اور سم ٹائم جو ڈائبٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ ہارٹ کے بھی مطلب ہارٹ پر بھی اس کا امپیکٹ پڑتا ہے, کڈنیز پر بھی, اور پھر اب آپ نے بتایا کہ ہڈیوں پر بھی جو ہے اس کا بڑا افیکٹ ہوتا ہے. ایز اے اسپورٹس میڈیسن اسپیشلسٹ میرے پاس ڈائبٹیز کے سب سے زیادہ مریض کندھے کی شکایت کے ساتھ آتے ہیں. ایک اگر شکایت اگر ایک لمبے عرصے دورانی, اور فروزن شولڈر جو ہے ایک دفعہ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ اپنا دورانیہ لے کر جاتا ہے, اس کے دورانیے کے آپ کو سارے فیزز سے گزرنا پڑتا ہے. اس لیے ڈائبٹیز میں ایک ایسوشیٹڈ سیکنڈری پرابلم جس میں کارڈک, اگر پین کا تھریشولڈ بڑھتا رہے گا اس کے ساتھ اور پرابلمز ہوتے رہیں گے. کچھ میڈیسنز آپ دیں گے, وہ میڈیسنز کبھی آپ مریض کے لیے نقصان دہ ہوں گی لمبے عرصے کے لیے, کبھی اس کی تکلیف اس قدر تکلیف میں وہ رہے گا کہ اس کی وجہ سے سیکنڈری پرابلمز جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. اس وجہ سے میرے لیے ایز اے اسپورٹس میڈیسن اسپیشلسٹ جو میری کندھے کی پریکٹس میں جو میجورٹی پیشنٹس جو اس کے تکلیف کے ساتھ آتے ہیں, ہم اس میں ان کو سب سے پہلے ایڈوائس یہی دیتے ہیں کہ ہم آپ کا علاج کریں گے مگر ہمارے ساتھ ہمارا اینڈوکرینولوجسٹ بھی ان کا علاج کرے گا, تب ان کا علاج مکمل ہو پائے گا. سر ایک اور کالر شامل ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا نام زرین زبیر ہے, اور مجھے ایکچولی رائٹ ہینڈ سائڈ پر شولڈر میں کافی پین رہتا ہے. میں جاب کرتی ہوں, میری جاب اس طرح سے ہے ڈیسک ورک ہے گا, تو میرے رائٹ ہینڈ شولڈر میں اور گردن سے لے کے نیچے تک کافی پین رہتا ہے. میں نے ڈاکٹرس کو بھی دکھایا ہے اس سلسلے میں, انہوں نے کچھ میڈیسن دی ہیں. اچھا ہوتا یہ کہ میں جب ریسٹ کرتی ہوں یا گھر پہ چھٹی ہوتی ہے آرام کرتی ہوں تب نہیں ہوتا ہے, لیکن اس کے علاوہ ہوتا ہے. انہوں نے کچھ میڈیسن بھی دی ہیں, وہ بھی میں نے کیا, لیکن اس سے اتنا زیادہ اس کا فرق محسوس نہیں ہوا. آپ کی ایج کیا ہے؟ 48. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اور کمپلیکیشنس ہیں آپ کو, ڈائبٹیز یا کوئی اور نہیں الحمدللہ مجھے کوئی اور نہیں ہے, بس بی پی کا ہوتا ہے, لیکن بی پی کی میں ریگولر ہائی بلڈ پریشر کی ریگولر میڈیسن لیتی ہوں, لیکن وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا ہے, لیکن میں وہ ڈاکٹر کی ایڈوائس کے مطابق میڈیسن لے رہی ہوتی ہوں. جی بہت شکریہ کال کرنے کا. جی کندھے کا جوڑ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جگہ دیا ہے جس کے تھرو بہت ساری نسیں گزر کے آپ کے ہاتھ تک جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کبھار کندھے کا جو جوڑ کی تکلیف ہوتی ہے وہ اس کا تعلق بذات خود ڈائریکٹ کندھے سے نہیں ہوتا, اس کا کبھی کبھار تعلق آپ کی گردن کی نسوں اور رگوں سے ہوتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آپ کو تکلیف دیتی ہیں. ان کا سوال سن کے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کا درد جو ہے وہ ایک ریڈیٹنگ پین جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے, مگر ان کا مکمل علاج تجویز کرنے سے پہلے ان کو گردن کا اور کندھے کا مکمل معائنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ان کے کندھے کا جوائنٹ سٹیبل ہے, اور جو گردن کی نسیں ہیں ان کے اسپیشل ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ اگر پازیٹیو ہیں تو ان کا علاج اس چیز کے اوپر منحصر کرتا ہے. ٹھیک ہے. سر آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی ایز اے اسپورٹس میڈیسن اسپیشلسٹ میرا میسیج کھلاڑیوں کے لیے اور عام عوام کے لیے, جیسے کہ میں نے ڈیفینیشن سے شروع کیا تھا کہ اسپورٹس میڈیسن کے 3 حصے ہیں, پریونشن, ڈائگنوسس اینڈ ریہیبلیٹیشن آفٹر ٹریٹمنٹ. جو کھلاڑی ہیں ان کو پراپر پریونشن کی ضرورت ہے تاکہ وہ چوٹ سے اپنے آپ کو بچا سکیں. اس میں سب سے زیادہ ٹریننگ کا عمل ان کا اپنا, ان کے اپنے پٹھوں کا, ان کے کوچز کا اور ان کے فزیوتھراپسٹ کا موجود ہے.
उनके कोचेस और उनके फिजियोथेरेपिस्ट को भी इस चीज़ की ज़रूरत है कि वो आके अपने आप को ट्रेन करें इन सारी चीज़ों के हिसाब से। जिन खिलाड़ियों को चोट लग चुकी है या जो मरीज़ कंधे या जो घुटने के जोड़ की तकलीफ़ के साथ मौजूद हैं, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपना इलाज करवाएं, इसका इलाज मुमकिन है। एंड द लास्ट स्टेज रिहेबिलिटेशन में आपका फिजियोथेरेपिस्ट और ये एक प्राइमरी सर्जन की जिम्मेदारी है कि आपको अपने फील्ड के अंदर बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।